अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे की मालिश कीजिए। दूसरे पैर के तलवे की मालिश करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। यथासंभव अपना वीडियो ऑन कर लें, जो जो कर सकते हैं। ताली बजाएं। थैंक यू रचना जी। एक दो एक दो तीन, एक दो एक दो तीन, एक दो एक दो। अपने हाथों को योग मुद्रा में रखते हुए महसूस करें संवेदनाएं। मैंने पहले भी कई बार कहा कि ये संवेदना इस समय महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जब हम ध्यान लगाते हैं उस समय जो संवेदनाएं होने वाली हैं हमारे शरीर में, उसके ये प्राइमरी लेसन्स हैं। अगर आप मन को कंसंट्रेट करके हाथों पर ले जाएंगे तो 1-2 मिनट की ताली बजाए जाने के बाद भी आपके हाथों में संवेदनाएं अवश्य महसूस होंगी। बस पूरे ध्यान को हथेलियों पर लेकर जाना है। वहां पर अभी अभी ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हुआ है, इस वजह से संवेदना का होना अवश्यंभावी है। हमें महसूस करने की कला को सीखना है। ये देखना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने से किसी भी तरह की संवेदना होती है तो मुझे किस तरह से पता लगती है। योग का सही अर्थ अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है ना, इसीलिए ये क्रम हम कम ध्यान देते हैं, मुद्राओं पर, योग के आसनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि योग का सही अर्थ है कि हम अपने शरीर में होने वाली उन सारी गतिविधियों को अच्छे से पहचान पाए, देख पाए। अपनी टांगों को सामने की ओर फैला लें, आगे की ओर बढ़ाएं, पंजों को फैलाएं सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर, अपनी ओर। अब जब अपनी ओर खींच रखा है, उसी मुद्रा में पैरों की उंगलियों को दबाएं जोर से। पंजे अपनी ओर खींचे हुए हैं और उंगलियां आगे की ओर जोर से दब रही हैं। ये दोनों एक्टिविटी इकट्ठी करनी है। उंगलियों को ढीला छोड़ा, पंजों को आगे की ओर किया। अब पंजों को पीछे की ओर अपनी ओर खींच रहे हैं जोर से, और फिर उंगलियों को दबाइए, जोर से खींचिए, प्रेशर दीजिए। यथासंभव दबाए रखें और हो रहे प्रभाव को महसूस करें। उंगलियां ढीली, पंजा बीच में, पंजा आगे की ओर खींचे और जोर से, मानो जमीन पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
मध्य में वापस आ जाए। पंजों को इतना फैला लें कि दोनों पंजों को जब अंगूठों को करेंगे वो नीचे जमीन पर टच करेंगे। फिर दोनों को बाहर की तरफ फैला देंगे, अंदर बाहर, अंदर अंगूठे टच कर रहे हैं, बाहर, अंदर टच करें, बाहर की तरफ जमीन पर लगाएं, अंदर बाहर। दाई टांग को मोड़ते हुए दायां घुटना जमीन के साथ लगा रहे, लगभग सीधा करें, धीरे धीरे करें कि आपका घुटना बिल्कुल भी ऊपर ना उठे। अब इस तरह से दबा के करें कि घुटना जमीन से टच करते करते ही सीधा आए। प्रयास करें। यस, थोड़ा सा भी उठ रहा है, देखिए बिल्कुल लगभग जमीन के साथ उठता हुआ आ रहा हो, जमीन के साथ लगता हुआ आ रहा हो। तो पूरी टांग जमीन के पूरी टच करती हुई, सिर्फ आगे पीछे की मूवमेंट। दूसरी टांग से करें। वापस दाएं घुटने के नीचे से दोनों हाथों ग्रिप बनाकर ऊपर उठाएं, गोल गोल वर्टिकल डायरेक्शन में घुमाएं। दूसरी टांग के साथ वापस दाईं टांग को उठाकर बाईं जगह पर रख दें और इसके नाभि के पास लाने का प्रयास करें ताकि हमारा पद्मासन आराम से लग जाए। और फिर जिनका दूसरा टांग भी उठकर पद्मासन प्रॉपर लग सकता है, पद्मासन लगा लें। पद्मासन की स्थिति में आपकी दोनों एड़ियां आपके नाभि के दाएं बाएं 1-1.5 इंच के डिस्टेंस पे, अगर वो बिल्कुल साथ पेट के लग जाती हैं, नाभि से दोनों एड़ियां 1-1, 2-2 इंच के डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब आपका पद्मासन बिल्कुल सही लग रहा है। जिनका पूरा नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन लगा लेंगे। अर्ध पद्मासन क्या है कि कोई भी एक टांग प्रॉपरली आपने उठाकर रखी और वो पेट में एड़ी के पास, एड़ी आपके पेट के पास आपकी पहुंच गई और दूसरी टांग आपकी नॉर्मल है। ये दोनों स्थितियां नहीं होती हैं तो हमें फिर तितली बनने की जरूरत है। तो टांगे खोल दें, तितली बनेंगे। दोनों घुटनों को अपने शरीर के पास लाकर खींचें जोर से। पोजीशन वही बनी रहे आपकी तितली वाली, हाथों की ग्रिप में हैं दोनों पंजे और आप दबाएं शरीर को। नीचे लाते हुए जमीन पर दबाएं, दोनों घुटने दोनों साइड्स में जमीन के पास और जोर लगाकर नीचे। फिर से ऊपर लाएं, शरीर के साथ लाते हुए शरीर की ओर, अंदर की ओर दबाएं।
दबाते रहें, कसें जोर से और जोर लगाते हुए हो रहे प्रभाव को महसूस करते हुए चेहरे पे प्रसन्नता के भाव नीचे की ओर लाएं और दबाएं। दोनों घुटनों को हम जमीन के पास रखते हुए जमीन को टच करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से ऊपर खींचिए अंदर की ओर, मानो बाजुओं पे प्रेशर आप डाल रहे हो कि और चिपक जाओ बाजुओं में। वापस सुविधाजनक आसन। बाजुएं सामने की ओर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बना लें। अब डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हाथों में कंधों के जितना डिस्टेंस रहेगा, बाजुएं सीधी रहेंगी, कोहनियां बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी। सिर्फ हमारे जो हमने मुट्ठियां बनाई हैं उनको गोल गोल घुमाना है। अपने आप को चेक करेंगे कि हमारा डिस्टेंस बराबर बाजुओं का बना रहे, कोहनियों का डिस्टेंस कंधों जितना बना रहे, और हम गोल गोल मुट्ठियां अंगूठा अंदर रखकर कसकर हमने बंद किया है और घुमा रहे हैं। विपरीत दिशा में। वापस आ जाएं। बाजुएं एक बार फिर से सामने, हथेलियां खुली, मोड़ते हुए दोनों को कंधों पर रख देंगे। कोहनियों का मिलान, रुकें, जोर लगाएं मानो दोनों कोहनियों को आपस में दबा रहे हों, और फिर कोहनियां खोलते हुए गोल गोल कंधों की एक्सरसाइज करते हुए हम घुमाएंगे। आगे आए तो कोहनियां हर बार मिलें थोड़ा सा, पीछे जाएं तो दूर से दूर। करते रहें, करते रहें। विपरीत दिशा में। वापस क्षण भर का विश्राम। दोनों बाजुओं को दाएं बाएं खोलकर सीधी कर लेंगे। कंधों पर रखें हथेलियों को और फिर से सीधा कर दें।
स्मूथ एक्सरसाइजेस, कोई झटका भी नहीं, लेकिन मूवमेंट कंटिन्यूअस मानो चल रही है। वापस गर्दन की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। गर्दन को गोल घुमाते हुए बाईं से बाईं तरफ मैक्सिमम देखें। मध्य में ले आए, राइट साइड देखें, पीछे से पीछे। मध्य में एक बार फिर से बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में लाकर क्षण भर का विश्राम। गर्दन को बाईं ओर लुढ़का दें, बायां कान बाएं कंधे पर। मध्य में दायां कान दाएं कंधे पर। मध्य में बहुत धीमी गति से गर्दन को धीरे धीरे, ज्यादा जोर दिए बगैर, बहुत आगे बहुत पीछे ज्यादा जोर नहीं देना, हल्के हल्के धीरे धीरे सॉफ्टली जहां तक जाता है गोल गोल क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए। तीन बार घुमाने के बाद विश्राम लेंगे और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे। वापस आ जाएं, गर्दन सीधी, विश्राम। अपनी बाईं बाजू सीधी सामने करिए। दाएं हाथ की 4 उंगलियों से हथेली के पिछले हिस्से पर टैप करिए। हथेली की जोड़ पर बाजू घुमाकर सामने की ओर कर लेंगे, जोड़ के पिछले हिस्से पर। धीरे धीरे आगे लाते जाएं और कोहनियों के जोड़ तक पहुंच जाएं। कोहनी के आगे का जोड़, पीछे का जोड़, दोनों तरफ से टैप कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते कंधे तक पहुंच जाएंगे। कंधे के अगले हिस्से तक पहुंचे हैं। 5-7 बार टैप करने के बाद पूरी हथेली से भी कर सकते हैं, 4 उंगलियों की जगह। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पूरे हथेली के गद्दे से भी कर सकते हैं। और अपने आप को शाबाशी देते हुए कंधे के पिछली ओर, शाबाश, वेरी गुड। शाबाशी देना बनता है। बगल में वापस दाईं बाजू सामने करते हुए दोहरा लेते हैं ये क्रिया।
बाएं हाथ से, बाएं उंगलियों से या पूरी हथेली से, जैसा भी आप चाहें। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं हथेलियों के पिछले हिस्से पर, तब पूरे हाथ से वो प्रेशर नहीं पड़ता, तो 4 उंगलियों से करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम पूरे हाथ को, पूरी हथेली को प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हाथ के जोड़ को आगे पीछे दोनों तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरी बाजू पर प्रभाव महसूस करते हुए कोहनी तक, कोहनी के आगे और पीछे जोड़ दोनों, बाजू का ऊपरी हिस्सा, धीरे धीरे कंधे के अग्रभाग पर, और फिर शाबाशी अपने आप को देते हुए कंधे के पिछले हिस्से पर, और फिर बगल में। वापस विश्राम। दाएं हाथ को दाएं बगल में ले जाते हुए दाएं कोहनी को ऊपर से ऊपर, ऊपर देखें। वापस बाएं हाथ को बाएं बगल में ले जाते हुए ऊपर से ऊपर, कोहनी भी और दृष्टि भी। वापस अपनी टांगे फैलाने पश्चिमोत्तानासन करते हैं। टांगे सीधी सामने, हाथ घुटनों पर, अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा सीधा करने का प्रयास। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सांस भरते हुए खींचें ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते हुए धीरे धीरे हाथ पैरों से आगे या पैरों के पास, और फिर दोनों हाथों से पैरों के पंजे को पकड़ सकें तो पकड़ लें, और थोड़ा सा पेट अंदर दबाते हुए और आगे झुकने का प्रयास। माथा घुटनों के आसपास रुकेंगे। अंगूठे या पंजे पकड़े हुए हैं हमने हाथों से, तो धीरे धीरे इनको छोड़ते हुए बाजुएं ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे बाजुएं नीचे वापस। अपने हाथों को पीछे रखते हुए विश्राम करें। इसी पोजीशन से हम कोण आसन करेंगे। इस कोण आसन में हमारे पंजे जमीन के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे या किसी किसी के टच भी कर जाएंगे। शरीर हमारा सीधी रेखा में हो जाएगा। हमारे थाइज ऊपर उठाते हुए हम अपने आप को बिल्कुल सीधी रेखा में बना देंगे। दोनों बाजुएं हमारी सीधी हैं, तो एक कोण बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो करते हैं कोण आसन। यथासंभव रुकने का प्रयास कीजिए। जो नहीं रुक पाए वो एक बार फिर प्रयास कर लेंगे।
धीरे धीरे मध्य भाग नीचे लाते हुए जमीन पर लगाएं और विश्राम लें। गोमुखासन करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर बाईं थाई के नीचे रखते हुए, दाईं टांग को मोड़कर बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना। शायद कुछ दिन हो गए हैं किए को। घुटने के ऊपर घुटना आपका आना चाहिए। बहुत ज्यादा गैप ना हो। देखिए, हाथ लगाकर देखें कि बस 2-4 उंगलियों का ही गैप हो दोनों घुटनों के बीच। तो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी टांग और ऊपर वाली थोड़ी सी और पीछे जा सकती है और वो दब जाएगा। तो इस तरह से कोशिश करेंगे तो और नजदीक हो जाएगा। दाईं बाजू ऊपर की ओर से पीछे ले जाएं और बाईं बाजू पीछे की ओर से, और दोनों हथेलियों की उंगलियों को अगर टच कर जाती हैं तो बहुत अच्छा। अगर और ज्यादा जाती हैं तो दोनों पंजों को, उंगलियों को इस तरह से फंसाना है, लॉक करना है। अगर यहां तक आती हैं तो ठीक, टच करती हैं तो ठीक, और अगर यहां तक जाती हैं तो इंटरलॉकिंग करनी है। इंटरलॉकिंग हो गई तो फिर रुकेंगे थोड़ा सा। इसी दौरान हम फिर चेक करेंगे कि हमारी गर्दन सीधी है क्या, बाजू के जोर से बहुत ज्यादा आगे तो नहीं दबी हुई। योग का कोई भी आसन करने का फायदा तभी है अगर हम उस मुद्रा में कुछ क्षण बैठ सकें। धीरे धीरे वापस आ जाए। बाईं ओर से शुरू करिए। यानी दूसरी ओर से शुरू करेंगे। पहले दाईं टांग को नीचे ले आएंगे, बाईं टांग इस तरह से लाएंगे कि दाएं घुटने के लगभग ऊपर बायां घुटना, थोड़ा सा प्रेशराइज करके उसको और नजदीक ला के देखिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस, बीच में गैप नहीं है। फिर बाईं बाजू को ऊपर से उठाते हुए पीछे ले जाएंगे, दाईं बाजू पीछे से लाते हुए जी। सिंहासन करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां हमारी तरफ और हाथ जमीन पर, उंगलियां हमारी तरफ। पद्मासन लगा के भी इसको कर सकते हैं, और जिस जो पोजीशन आपने बनाई है इसमें भी कर सकते हैं। जिह्वा को बाहर निकालते हुए, पूरा सांस बाहर जोर से निकालते हुए शेर वाली ध्वनि निकालेंगे, मानो शेर आ गया। धीरे धीरे वापस इसी पोजीशन में बैठ जाइए। योग मुद्रा करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप पीछे से बनाकर पकड़ लीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ते हुए सांस भरकर खींचे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से
धीरे धीरे आगे झुकना शुरू करेंगे और बाजुएं ऊपर जाएंगी। बाजुओं को ऊपर जाना जरूरी है और वो बाजुएं सीधी भी हों, ये प्रयास करें। बहुत अच्छे रचना जी, बहुत बढ़िया। पूनम जी एक काम करते हैं, अगर बाजुएं हमारी, हमने हाथों की जो ग्रिप बनाई है उससे अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो बाजुएं हमारी सीधी नहीं हो रही है ना, तो आप प्रयास करें बिना उनको ग्रिप करे पीछे ले जाएं, बाजुएं सीधी रखें और इस तरह से ऊपर अलग अलग डिस्टेंस पे करें। बाजुएं सीधी रहेंगी, हाँ सीधी रखें बाजुओं को और ऊपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे कंधे के आसपास की जो जगह है वहां की मूवमेंट से वो हमारी हाथों की ग्रिप बनाकर बाजुएं सीधी नहीं रहती, तो हम मानो दोनों बाजुओं को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर करेंगे। फिर धीरे धीरे जब ये पोजीशन बन गई कुछ दिन, तो जब ये पोजीशन बनी होगी उसी में जब बाजुएं ऊपर गई हुई हैं तब उनको करीब से करीब लाने की कोशिश करेंगे और वहीं ग्रिप बना लेंगे। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखिए करते फिर मुड़ने लगती हैं तो धीरे धीरे थोड़े दिन बाद वापिस आ जाए। बिल्कुल पहले दिन इतना जोर ना लगाएं, लेकिन अदरवाइज इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो होने लगेगा ये वाला। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। मंडूकासन करेंगे। इसमें हमारा चोटी वाला भाग रीढ़ के साथ लगा रहेगा, पीछे लगा लें और फिर सिर को वापस ले आए। तो ये पोजीशन चेक कर लें, ये वाली पोजीशन हमने बाद में बनाए रखनी है। दोनों मुट्ठियां बनाकर नाभि के दाएं बाएं रख लें, सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए निकालते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकना शुरू करेंगे, लेकिन सिर की पोजीशन वही कि चोटी वाला भाग रीढ़ के साथ लगा रहे। मेंढक का सिर बताया गया है कि नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही देखता रहता है, और पेट पर जो मुट्ठियों के प्रेशर से प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा सारा प्रभाव हमने महसूस करना है। यथासंभव रुकेंगे, कोई जल्दी नहीं है जाने की, रुकते हैं। पूनम जी बताएं कहाँ दर्द हुआ, आप जल्दी से ऊपर आ गए। मेरा लोअर एब्स थोड़ा हैवी है तो पेट में घुटन महसूस होती है थोड़ा ज्यादा देर रुकने पे। अच्छा, ठीक है, वापिस आ जाएं। ठीक है ठीक है, हाँ मतलब वो रीजन उसका जानना हमें खुद को जरूरी है, हर एक को, है ना। ठीक उसके लिए थोड़ा सा ये जो दूसरी क्रिया है इसी में वो थोड़ा आपको आसान रहेगी। मुट्ठियों वाली थोड़ी आपका वो हैवी है तो प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन दूसरा आपका है कि नाभि के ऊपर एक हथेली रखते हैं और दूसरी हथेली उसके ऊपर रखते हैं। इससे आप प्रॉपरली पूरे पेट को अंदर दबा पाते हैं और फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। जरूरी नहीं आप मुट्ठियों से करें, आप हर बार बेशक इससे कर सकते हैं, क्योंकि बाजुओं का, कोहनियों का, पूरे हाथों का भी पूरा सहयोग पेट पर इसमें पड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा इजियर होगा। पूनम जी सिर थोड़ा सा पीछे, बाकी ठीक है, गुड। धीरे धीरे यथासंभव करते हुए वापस आ जाए। और कोई बताना चाहेगा, किसी को इस मंडूक आसन में कोई दिक्कत हुई हो? हम 4 लोग तो कर रहे हैं, 17 लोगों में से बाकी 13 लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता। किसी और को मंडूक आसन में दिक्कत हुई हो बताएं।
नो रिस्पॉन्स, ओके। दोनों हथेलियां सामने की ओर आगे करते हुए ऊपर खड़े हो जाएं। यस। और पेट को आगे पीछे हिलाएं, यानी पूरा शरीर आपका आगे पीछे हिलेगा। एक तरह से ये आसन नहीं है, कोई एक्सरसाइज ही है, लेकिन कुछ एक एक्सरसाइजेस इस तरह की हल्की फुल्की करते हुए हम अपने शरीर को और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मध्य में आके रुक जाएं। अब हम हॉरिजेंटल प्लेन पे ऊपर शरीर को गोल गोल शरीर को घुमाएंगे। पुनः एक बार मध्य में आके रुक जाएंगे। अपनी बाईं टांग को सीधा करते हुए ऊपर कर लेंगे। बाईं टांग उठा दें सीधी करते हुए ऊपर, और संभव है तो दायां हाथ उठाकर सीधा आगे सामने की ओर फैला दें। रुकेंगे। वापस हाथ रख दें, फिर घुटना और पंजा नीचे रख दें। अब दाईं टांग उठाकर दाईं टांग सीधी ऊपर कर दें, आपके थाइस के हाइट जितना, और बायां हाथ उठाकर बाईं बाजू सीधी कर दें। जितनी देर रुक सकें रुकें, नहीं तो धीरे धीरे वापस आए। झटके से या एकदम जिसे कहते हैं अचानक से गिर गए वो वाली पोजीशन ना हो। जैसे ही आपको लगने लगे कि मुश्किल हो रही है तो एकदम वापस आ जाएगा, क्योंकि कहीं भी झटका लगना और ज्यादा खतरनाक है। लगे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वापस आ गए और विश्राम की अवस्था में आ जाए। दोनों बाजुएं दाएं बाएं फैला लें। बाजुओं को लेफ्ट होते हुए घुमाएं, दाईं बाजू सामने की ओर, बाईं बाजू पीछे, और फिर धीरे धीरे वापस आते हुए बाईं बाजू आगे दाईं बाजू पीछे। एक बार फिर से दाईं बाजू आगे बाईं बाजू पीछे। रुकने के बाद बाईं बाजू आगे दाईं बाजू पीछे। करते रहें। वापस। पूनम जी आपका माइक खुला रह गया, बंद कर लें। दोनों बाजुओं को शरीर के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बाजुएं जब ऊपर जाएं तो सीधी हों, हाथों में कंधों के बराबर डिस्टेंस हो, कम ज्यादा ना हो, खुद चेक करें। नीचे लाते हुए अपने कंधों के बिल्कुल पैरेलल, दोनों हथेलियों का रुख एक दूसरी हथेली की ओर।
वापस विश्राम। अपने आईज के चारों तरफ जो स्ट्रॉन्ग हड्डी है, दोनों अंगूठों से भुवों के ऊपर से पहले दबाना शुरू करें और धीरे धीरे नीचे उतर आएंगे, राइट राइट गोल घूमते हुए। और फिर जो नीचे की हड्डी है उसके पास दबाते हुए नाक तक पहुंच जाएंगे। दोनों अंगूठों से ठीक से लेवल का प्रेशर रखते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत हल्के से तो कुछ होगा नहीं। तो आराम से, जितना आसानी से लगता हो कि इससे मसल्स जो अंदर हैं, बहुत बारीक मसल्स हैं, अंगूठे की जगह दो उंगलियों भी यूज कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो करते हुए आंख पर बिल्कुल भी, पुतलियों और आंख पर बिल्कुल भी अंगूठा उंगली ना जाए। चारों तरफ की स्ट्रॉन्ग हड्डी को, जिसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी मसल्स हैं, उनको हम दबा रहे हैं, उनकी एक्सरसाइज हो रही है। वापस आ जाएं। कानों को पकड़कर नीचे की ओर खींचें। साइडों से पकड़कर खींचें। ऊपर की ओर पकड़कर ऊपर की ओर खींचें। कान के बाहर की जो गुफा है, उसकी जो तिकोनी हड्डी, उसको दबा दें, शोर सुनाई नहीं देगा। खोल दें। अगर हमारे नाखून उंगलियों के बिल्कुल नहीं है और कान में उंगलियां डालकर कहीं भी नाखून टच होने का या प्रेशर का असर नहीं पड़ता, तो दोनों उंगलियों को कान में लगाकर धीरे धीरे इस तरह से ऊपर नीचे हिलाएंगे। तो अगर नाखून हो और डर हो तो फिर हम पूरी उंगली अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ आगे का टिप कॉर्नर से, साइड से डालेंगे और उसको फिर हिला लेंगे, ताकि कभी किसी भी तरह से कान के अंदर हमारा नाखून लगने ना पाए। इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखना है इसमें। अपने दोनों हाथों से, हथेलियों से सिर को ऊपर की ओर से, आगे की ओर से दबाएं। वापस दाएं हाथ से कान के आसपास रखते हुए जोर लगाएं, मानो आप सिर को लेफ्ट साइड दबा रहे हो, और सिर से जोर लगाएं मानो हाथों को आप राइट साइड दबा रहे हैं। एक दूसरी तरफ प्रेशर लगाते हुए दोनों पे प्रेशर महसूस होगा, हथेली पर भी, सिर पर भी, और एक्चुअल असर आ रहा है गर्दन पर। वापस बाएं हाथ से करते हैं। वापस आ जाएं।
दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर, और सिर के पीछे ले जाएंगे और पीछे से प्रेशर देंगे कि आगे की ओर, और गर्दन से सिर से प्रेशर देंगे पीछे की ओर। वापस। आप सभी का सहयोग देने का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए ऑडियो वीडियो खोलकर हंसना शुरू करेंगे। दरअसल इस समय कहते हैं कि इस तरह की हंसी महसूस होनी चाहिए, जिसे कहते हैं कि हंस हंस के हम बड़े गाल दुखने लगे, या कुछ इस तरह का प्रयास हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमें कहते हैं कि खाना नहीं है कि हम हंस रहे हैं, हमें इतना खुश होना है, इतना प्रसन्न होना कि उसका असर काफी देर तक हमारे ऊपर बना रहे। तो यथासंभव जिसे कहते हैं कि खुल के हंसा कीजिए, वो 1 डेढ़ 2 मिनट का ही होता है, लेकिन उसका असर कई घंटे बना रहे, इस तरह से हंसिए। तो एक बार फिर से हंस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें। आगे कुछ देर हम प्राणायाम, ध्यान, समाधि करेंगे, और अपने अपने ऑडियोज म्यूट कर लें। जिसको कोई बात करनी हो अवश्य अपना अनम्यूटेड रख सकता है या बात कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले दाएं हाथ से हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए हम अनुलोम विलोम शुरू करेंगे।
धीमी गति के सांसों की आवाज बिल्कुल ना हो। अगर किसी को लगता है कि सांस की आवाज आ रही है तो अपनी सांस लेने और छोड़ने की गति को और धीमा कर ले। ये सांसों की सहज प्रक्रिया नहीं है, इसलिए प्रयास पूर्वक हमने सांसों को धीमी गति से लंबा और गहरा श्वास लेना है। तो इस चीज को बार बार रिट्रेट किया जाता है कि जब हम इस तरह की कोई प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं तो सांसों की गति को नियंत्रित कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि सांस की गति, सांस की स्पीड इतनी धीरे हो कि सांसों की आवाज हमें खुद को भी ना आए। गहरा अर्थात ज्यादा सांस धीरे धीरे भरेंगे तो फेफड़ों के अंदर तक, गहराई तक, हर उस जगह तक जाएगा जहां रूटीन में नॉर्मल सांस लेने पे वो वायु अंदर तक नहीं पहुंचती। जब हम गहरा श्वास लेने के बाद पूरा श्वास बाहर निकालते हैं तो फेफड़े उस वायु से खाली होंगे जो रूटीन में सांस लेते हुए जहां तक जितनी वायु बाहर नहीं निकलती। लेकिन ये दोनों स्थितियों में बहुत धीमी गति का सांस है तो समय अधिक लगेगा। अगर हम पहले 1 मिनट में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सांस जो लेते थे उससे लगभग आधे पे आ जाएंगे हम। धीमी गति से लंबा गहरा श्वास। दाएं हाथ की हमारी प्राणायाम मुद्रा है, कमर गर्दन सीधी है, बाजू ज्यादा ऊपर तक नहीं उठी हुई है, बाजू शरीर के साथ है, क्योंकि कुछ लोग बाजू ऊपर उठा लेते हैं फिर वो थक जाती है उनकी बाजू। सिर्फ हाथों का भी जो 2 उंगलियां हमने मोड़ी हैं, कई लोग बताते हैं कि हमारे हाथ के गद्दे पे नहीं लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनको मोड़ा है सिर्फ इसलिए कि बड़ी उंगली और अंगूठे के बीच का गैप जो है वो बना रहे। उसको हाथ के गद्दे पर पहली और दूसरी उंगली को दबा के रखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमने मोड़ा है, वो चाहे आधी मुड़ी है पूरी मुड़ी है, हाथ से प्रेशर उंगलियों से देने के गद्दे पे जरूरत नहीं है। कहा गया कि मोड़कर पहली दोनों उंगलियों को हाथ के गद्दे पर रख लें। अगर उससे हट भी जाती है बीच में और बीचों बीच उंगलियां खड़ी रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राणायाम मुद्रा बनाई गई थी कि आपके अंगूठे और बड़ी उंगली के अंदर का गैप इस तरह से हो कि जब आप दाईं तरफ या बाईं तरफ नाक पर, दाईं तरफ अंगूठा आएगा और बाईं तरफ बड़ी उंगली आएगी। इनको जब आप रखते हैं तो आपका बीच का गैप बना रहे
और सांस जो नीचे आ रहा है वो सारा नीचे आराम से सीधा सीधा आ जाए और हमारे शरीर पर ना पड़कर सीधा हमारी बाजू वगैरह पर वो नहीं पड़ेगा। वैसे भी इतनी धीमी गति का है कि हमारी ये बहुत अच्छी क्रिया हो जाती है। पूनम जी, आपकी पहली दो उंगलियां नहीं मुड़ी हुई शायद, आप कैसे कर रहे हो? ना, गलत 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 गलत, बीच की दो उंगलियां नहीं मोड़नी। देखिए ये हाथ है, पहली दो उंगलियां मोड़नी है, तीसरी और चौथी खुली रहेगी। हाँ बिल्कुल, और अंगूठा और जो आपकी तीसरी उंगली है इसको प्रयोग करना है। पहली दो उंगलियां मुड़ी हुई हैं, जो तीसरी उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, बेसिकली इसी में रिंग पहनते होंगे शायद, तो वो और अंगूठा इसका प्रयोग होना है। बीच में कोई व्यवधान नहीं, इन दोनों के बीच के जो दीवारें थी वो हमने नीचे मोड़ के रख ली हैं, यानी पहली और दूसरी उंगली को। तो ये तरीका है। चक्र पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं ताकि हम एक दो प्राणायाम और आगे कर पाएंगे। आगे हम बाह्य कुंभक करने वाले हैं और उसके बाद अग्निसार करने वाले हैं। तो अगर सभी को मालूम है बाह्य कुंभक और अग्निसार सही से करना, तो आप शुरू करेंगे बाह्य कुंभक। पूरा सांस बाहर निकालते हुए नाभि पीठ के साथ तीनों बंद लगाते हुए, मानो अपने पेट के आगे घड़ा, टोकनी जिसे कहते हैं, उसको रख के दबाया हुआ है पेट को अंदर की तरफ। तो ये बाह्य कुंभक हुआ। कुंभक अर्थात घड़ा, बाह्य कुंभक बाहर की तरफ से आपने घड़े को पेट पर लगाया हुआ है और उसकी गोलाई जिस तरह से होती है घड़े की, वो आपको पेट को उसी अनुपात में पेट को दबा रहा है बाहर से मानो। वापिस आ जाएंगे। अब इससे मिलती हुई वो क्रिया जिसमें हमारा सांस बाह्य कुंभक की तरह बाहर होगा, लेकिन पेट धोकनी की तरह आगे पीछे अंदर बाहर चलेगा, यानी नाभि बाहर की ओर आएगी, अंदर जाएगी, बाहर आएगी, अंदर आएगी। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पेट में वायु ना हो। पूरी वायु आपने पूरी बाहर निकाल दी है, उसी रुके हुए सांस पर जो सांस बाहर निकल चुका है उसी पोजीशन में ही पेट को अंदर बाहर करना है, तो अग्निसार क्रिया होगी। अगर बीच में सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो रुक जाएं, सांस ले लें, पूरा सांस बाहर निकाल के रोकें और उसके बाद ही नाभि अंदर बाहर होगी। कपालभाति से भी फर्क है, बाह्य कुंभक से मिलता हुआ है कि सांस पूरा बाहर है और उसके बाद आप पेट के अग्रभाग को, नाभि वाले हिस्से को जो फ्लेक्सिबल है उसको आप अंदर बाहर करते हैं, लेकिन सांस अंदर नहीं है। अंदर हवाएं चल रही होंगी तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। अंदर वायु बिल्कुल नहीं है, वायु है नहीं तो हिल नहीं रही, तो आपके पेट की जठराग्नि इससे मजबूत होगी। जठराग्नि का प्रदीप्त होना बहुत फायदेमंद है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि जब खाया पिया जो होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं लगता, तो आजकल एक ऐड में कहा भी जाता है कि खाया पिया नहीं लगता, ये नहीं होता, जब जो जितना पचेगा वो लगेगा।
तो जो कुछ हम खाते हैं अगर वो सही ढंग से पचता नहीं है तो हमारे शरीर को नहीं लगेगा, तो वेस्ट बनकर निकल जाएगा। तो जो पचेगा वही लगेगा। तो पचने के लिए जो कुछ हम खाते हैं उसके लिए जठराग्नि जिसकी जितनी मजबूत प्रबल है उसको उतना फायदा है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और इसके बाद हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते हुए पहले सुन लें कि बाहर की कोई आवाज हमें सुनाई ना दे। हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं, कान है, उसको हम अंगूठे से बिल्कुल बंद कर लेते हैं। तो हमने सुनना बंद कर दिया, आंखों से देखना बंद कर दिया क्योंकि 2 उंगलियों से आंखों को हमने ढक दिया। सांस हमें लेना ही है तो नाक बंद नहीं होगा, नाक के नीचे उंगलियां होंगी। लेकिन क्योंकि होठों के नीचे और होठों के ऊपर दोनों तरफ उंगलियां हैं तो यानी कि हमने मुंह भी स्वाद के लिए वो बंद कर दिया। तो हमारी बहुत सारी इंद्रियां एक तरह से बंद हो गई। जब हम सारी इंद्रियों को बंद कर लेते हैं तो अंतर्नाद जो हो रहा है उसको सुनने का प्रयास करेंगे। यानी बाहर से हम अंतर की ओर मुड़ेंगे, की ध्वनि जो हम करेंगे उसको अंदर ही अंदर हम सुनेंगे, मस्तिष्क में सुनेंगे और मस्तिष्क से नाभि तक लेके जाएंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। वापिस आ जाएं। क्योंकि इस पोजीशन में हमारे कान बंद होते हैं तो उस समय कोई उच्चारित शब्द होगा तो समझ आएगा भी नहीं। मैं इसको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अंतर आप समझ लें। जब आपने अपनी इंद्रियों को बंद कर दिया और गुंजायमान करना शुरू किया उस समय आपका सांस भरा हुआ है, मानो जग में पानी भरा हुआ है और कोई चीज ऊपर फ्लोट कर रही है, कोई लकड़ी का एक टुकड़ा फ्लोट कर रहा है। जब आप शुरू करेंगे गुंजायमान करना तो वो शुरू आपके मस्तिष्क से होना चाहिए। मस्तिष्क के अंदर वो वाइब्रेशंस जो आपकी की ध्वनि है उससे गुंजायमान हो और वायु धीरे धीरे आपके शरीर से सारी बाहर निकल रही है, मानो उस जग में से पानी निकल रहा है धीरे धीरे। जैसे ही वो जग से पानी निकलना शुरू होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, वो जो फ्लोटिंग आइटम है वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पानी कम हो रहा है वो तो सरफेस पे ही फ्लोट करेगा और अंत में जब पूरे जग का पानी आपने उंडेल दिया और जग सीधा किया तो आपकी वो जो लकड़ी की आइटम जो फ्लोट कर रही थी वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जो वाइब्रेशंस आपने महसूस करनी है वो शुरू में मस्तिष्क में करनी है,
जैसे जैसे आपके शरीर से वायु कम हो रही है, वो वाइब्रेशंस, वो जो ध्वनि है, उसको आप यूं माने कि वो वाइब्रेशंस भारी है और धीरे धीरे नीचे आ रही है। और आते 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 जब आपका पूरी वायु निकल गई, उस समय आपको मन से कंसंट्रेट करना है नाभि तक, कि यूं मानेंगे कि वो वाइब्रेशंस आपकी नाभि पे इस समय गुंजायमान हो रही है। फिर से समझ लें, शुरुआत जब हमारा सांस फेफड़ों में नाभि तक भरा हुआ है, तो उस समय जो गुंजायमान हमने शुरू किया वो मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में सारा गुंजायमान हो रहा है। जैसे जैसे ओम की ध्वनि से हमने वो वायु बाहर निकालना शुरू की, तो वो धीरे धीरे गले पे, गले से और नीचे, नीचे फेफड़ों के नीचे आते 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 जब लास्ट हम कर रहे हैं, तो मैं, आपने देखा होगा, आवाज करता हूं जैसे अंत में जिसे जोर लगा के और आपने वो किया, तो उस समय अंत तक पहुंचते पहुंचते एंड में प्रेशर से जब आप लास्ट वो निकाल रहे हैं, तो आपका मन सारा कंसंट्रेट हो नाभि पर। तो इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की फीलिंग के साथ एक बार फिर से जोर लगाकर इसको हम उस तरह का वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए एक बार फिर से करते हैं। अगर किसी को भी आज ये क्रिया करते हुए कोई फर्क महसूस हुआ हो, तो वो शेयर करे, कुछ बताए। अगर रूटीन जैसा ही महसूस हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको और परिपक्व कराएंगे। ध्यान के लिए बैठ जाएं। 7-8 मिनट का हम ध्यान करेंगे। इन 7-8 मिनटों में हमारा प्रयास हो कि हम 5-7 मिनट बिना शरीर की मूवमेंट किए, या तो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई थी उससे, या सांसों के अंतर्गमन और बाह्य गमन को देखते हुए, महसूस करते हुए कि कैसे सांस अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, उसका अभ्यास करें। या विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने आत्मिक स्वरूप को अपनी भ्रिकुटी पर देखते हुए परम पिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप को जो सिखाया गया था, उन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाते हुए परम पिता परमात्मा की ज्योति से, ज्योति की कुछ किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मिक ज्योति स्वरूप पर वो और से अब्सॉर्ब करती जा रही हैं, किसी भी माध्यम से, जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, दोनों माध्यमों में से किसी एक पर पूरा ध्यान लगाते हुए 5-7 मिनट। अभ्यास से ही कुछ बनेगा, इसी से कुछ प्राप्त होने वाला है। अगर आप सांसों की क्रियाएं कर रही हैं, उस पर ध्यान है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना है। ये पता करना है कि कहाँ, किस अंग पर किस तरह की संवेदना हो रही है, लेकिन दृष्टा भाव से देखना है। और अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक पर जा रहे हैं, तो परमात्मा के उस बरसते हुए ज्योति किरणों रूपी अमृत को स्वीकार करना है,
और मन ही मन महसूस करना है कि मेरी मन की सातों शक्तियां परिपक्व हो रही हैं। भगवान परमात्मा मुझे वरदान दे रहा है और ज्योति किरणों के माध्यम से मेरे मन की सातों शक्तियां और बलवती हो रही हैं, परिपक्व हो रही हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। जब कोई चीज मिलती है तो मनुष्य आनंदित होता है, इसीलिए चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, आनंद के भाव बने रहें। पर परमात्मा का ध्यान लगाते हुए इस आनंद में खो जाएं। जैसे जैसे भाव हम मन में बनाते हैं वैसी मन की स्थिति होती है। उस मन की स्थिति अनुसार ही हमें अनुभव होते हैं। अच्छे भावों को रखते हुए, मन की स्थिति को एकाग्र करते हुए परमात्मा को विजुलाइज करते हुए अपने मन की शक्तियों को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तीन बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। आप हमें वे ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे हम नित्य प्रतिदिन नियत समय पर योग साधना करते हुए अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करते रहें। हे परमपिता, आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो और हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का दिल दुखे अथवा किसी की हानि हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न करते हैं। दोनों हथेलियों से हाथों को रगड़ें, ऊर्जा पैदा करें।
अपने माथे, अपने चेहरे, अपनी गर्दन और पूरे शरीर पर लगाते हुए इस एनर्जी को आत्मसात करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू मीना जी। नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद मीना जी। धन्यवाद शकुंतला जी। नमस्कार। नमस्कार। शशि जी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा था, बढ़िया लगा। नमस्कार जी। नमस्कार बाबूलाल सोलंकी जी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। बाकी पर्दे के पीछे थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बाय, कल मिलेंगे। बाय जी। धन्यवाद।